आज चौथी जो ट्रेजेडी है मैकबेथ, एक्ट बाय एक्ट उसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो एक्ट फर्स्ट में शुरू हो रहा है, कह रहा है स्कॉटिश नाटक के नाम से भी प्रसिद्ध शेक्सपियर की यह गहरी गंभीर त्रासदी स्कॉटलैंड की 3 चुड़ैलों से शुरू होती है। इसको स्कॉटिश नाटक भी जाना जाता है, दी स्कॉटिश प्ले। शुरू होती है जो पास में ही हो रही लड़ाई के बाद फिर से मिलने का फैसला करती हैं। गरज तूफान और वीरान हीथ ने एक उदास तस्वीर पेश की। हीथ HEATH, जो इस नाटक की टोन सेट करती है। हीथ ने एक तस्वीर पेश की जो इस नाटक की टोन सेट करती है और प्रकृति के खुद से युद्ध की एक छवि को परिभाषित करती है, जो इस नाटक में एक आवर्ती विषय है। कैसा विषय है? आवर्ती विषय है। थीम ऑफ इन दिस प्ले, ए रिकरिंग थीम, RECURRI, एक आवर्ती विषय है। 3 चुड़ैलें एक बहुत प्रसिद्ध भाषण देती हैं। क्या कहती हैं? फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर। मैला बेईमान है, मेला बेईमान है, बेईमान उचित है। यानी गलत सही गलत है, गलत सही है। मैकबेथ को एक बहादुर व्यक्ति के रूप में पेश किया गया है, जिसने राजा डंकन की सेना को गद्दार काउडोर के थानेदार काउडोर CAWDOR गद्दार कावेडोर के थानेदार थानेदार मैकडोनाल्ड और नॉर्वे के राजा के खिलाफ जीत दिलाई। मैकडोनवाल्ड MACDONWALD, मैकडोनाल्ड और जो नॉर्वे का राजा है उसके खिलाफ जो है जीत दिलाई। एक ऐसी लड़ाई जो मैकबेथ के नेतृत्व के बिना किसी भी दिशा में जा सकती थी। हमें पता चलता है कि मैकबेथ ने युद्ध में खुद मैकडोनवाल्ड को मार डाला। राजा डंकन बहुत खुश होकर मैकबेथ को कावडोर का अपना नया थानेदार बनाने का फैसला करता है। वही कावडोर CAWDOR उसका नया थानेदार यानी थेन बनाने का फैसला करता है। कावडोर के पिछले थानेदार को मार दिया जाएगा। द प्रीवियस थाने ऑफ कॉडर विल बी एक्सक्यूटेड, वो मार दिया गया है, इसीलिए जो है अब इसको बनाया जाएगा। 3 चुड़ैलें मैकबेथ और बैंकों से मिलने से पहले अपनी दुर्भावनापूर्ण प्रकृति स्थापित करती हैं। बैंको BANQUO, दुर्भावनापूर्ण प्रकृति स्थापित करती हैं। 3 चुड़ैलें मैकबेथ को बताती हैं कि वह ग्लैमिस का थान होगा। चुड़ैलें बताती हैं कि वह कहाँ का होगा? थेन ऑफ ग्लैमिस होगा। कावडोर का थान होगा। किसका होगा? थेन ऑफ कावडोर CAWDOR, कावडोर का थान होगा। और इसके बाद राजा होगा। फिर एंड किंग हेयर आफ्टर, इसके बाद राजा होगा। स्कॉटलैंड का राजा बन जाएगा। बीकेम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। बैंकों को पता चलता है कि उसके वंशज राजा बनेंगे। बैंकों को 3 चुड़ैलों पर संदेह है। उसे याद है कि वे अक्सर पुरुषों को धोखा देती हैं। मैकबेथ शुरू में सहमत हो जाता है, लेकिन जब रॉस और एंगस उसे बताते हैं, कौन बताता है ये ध्यान रखना, जब रॉस और एंगस ANGUS एंगस उसे बताते हैं कि उसे कावडोर का नया थानेदार बनाया गया है। कहाँ का? कावडोर का नया थानेदार बनाया गया है। तो मैकबेथ बहुत ही महत्वपूर्ण यानी आत्म भाषण में टिप्पणी करता है। सॉलिलोक्यूज में क्या करता है? ग्लैमिस एंड थेन ऑफ कावडोर, द ग्रेटेस्ट इज बिहाइंड। कह रहा है ग्लैमिस और कावडोर का थानेदार सबसे महान पीछे, मतलब बहुत इसके पीछे महानता है। ग्रेटेस्ट इज बिहाइंड है, तो ये टिप्पणी करता है वो मैकबेथ। ग्लैमिस GLAMIS, ये कौन बताता है इसको? रॉस और एंगस बताते हैं। ये टिप्पणी बहुत अच्छा है, कोटेशन, ग्लैमिस एंड थेन ऑफ कावडोर, द ग्रेटेस्ट इज बिहाइंड। मैकबेथ अब सबसे पहले बैंकों से उसके वंशजों को राजा बनने के बारे में, उसकी भावनाओं के बारे में प्रश्न करता है। मैकबेथ अब सबसे पहले बैंकों से उसके वंशजों के राजा बनने के बारे में, उसकी भावनाओं के बारे में प्रश्न करता है
और फिर भविष्यवाणी को सच करने के लिए राजा डंकन को मारने के बारे में सोचना शुरू कर देता है, लेकिन बाद में उम्मीद करता है कि केवल भाग्य ही उसे मारने की आवश्यकता से बचाएगा। मैकबेथ राजा डंकन से मिलता है और उसे अपने नए पद के लिए धन्यवाद देता है। वफादार बैंकों को कुछ नहीं मिलता। राजा डंकन टिप्पणी करता है कैसे उसने कावडोर के पिछले थाने पर पूरी तरह से भरोसा किया था। यही जो पिछला कावडोर का जो थाना था, थेन था, कौन? मैकडोनाल्ड, MACDONWALD, विश्वास किया था। कैसे उस पर विश्वास किया था। वफादार बैंकों को कुछ नहीं मिलता। राजा डंकन टिप्पणी करता है कि कैसे उसने कावडोर के पिछले थाने पर पूरी तरह से भरोसा किया था। राजा डंकन ने घोषणा की कि उसका बेटा मैलकम जो है, राजा किंग जो है, वो घोषणा करता है कि उसका बेटा मैलकम, MALCOLM, मैलकम जो है कम्बरलैंड का नया राजकुमार होगा। कहाँ का? कम्बरलैंड, CUMBERLAND, कैम्बरलैंड का नया राजकुमार होगा। मैकबेथ मैलकम को अपने भाग्य के लिए खतरा मानता है। अब जो है मैकबेथ जो है राजा डंकन के पुत्र मैलकम को अपने भाग्य के लिए खतरा मानता है, जिसे वह अब गंभीरता से राजा बनने के रूप में लेता है, जो मैकबेथ की बदलती नैतिकता में एक बड़ा मोड़ है। मैकबेथ ने एक अलग यानी निजी भाषण में यानी सॉलिल्यूक में सितारों से अपनी आग छिपाने के लिए प्रसिद्ध रूप से अनुरोध करके इसे स्पष्ट किया है, ताकि वे राजा डंकन को मारने के उसके अंधेरे और घातक उद्देश्य या इरादे को प्रकट ना करें। ये सॉलिल्यूकी में कहता है कि मेरी जो आग है इसको छिपाओ, दे रिवील हिज डार्क एंड डेडली पर्पज, ये जो गंदा उद्देश्य है इसको छिपाओ। लेडी मैकबेथ को मैकबेथ से पत्र के माध्यम से 3 चुड़ैलों की, लेडी मैकबेथ को मैकबेथ से पत्र के माध्यम से 3 चुड़ैलों की अपने पति के लिए की गई भविष्यवाणियों के बारे में पता चलता है। किससे पता चलता है? पत्र से। और वह उन्हें सच मानकर स्वीकार कर लेती है। मैकबेथ को डर है कि वह बहुत दयालु है और कमजोर इरादों वाला है, इसीलिए वह नहीं कर सकता जो किया जाना चाहिए, अर्थात राजा डंकन की हत्या। वह देवताओं से प्रार्थना करती है कि वे उसके अंदर से करुणा और स्त्रीत्व के सभी चिन्हों को हटा दे और उनकी जगह पर ठंडी निर्दयता ला दे। ये कौन कहता है? ये लेडी मैकबेथ कहती है कि उनके दिल में ऐसा ऐसा भर दे, ठंडी है, उनकी जगह पर ठंडी निर्दयता ला दे, स्त्रीत्व वाले गुण हटा दे, कमजोरी हटा दे, दया हटा दे। ये लेडी मैकबेथ कहती है। एक संदेशवाहक क्या करता है? एक संदेशवाहक से यह पता चलने पर कि राजा डंकन उनके महल में रहेंगे, लेडी मैकबेथ उत्साहपूर्वक इस खबर का स्वागत करती है, यह सुझाव देते हुए कि उसके पास पहले से ही राजा डंकन को मारने की योजना है। मैकबेथ और लेडी मैकबेथ भविष्यवाणियों के मुद्दे पर फिर से बात करने का फैसला करते हैं। मैकबेथ अभी भी राजा डंकन को मारने की आवश्यकता के बारे में अनिश्चित है। मैकबेथ के महल में राजा डंकन आता है, जबकि लेडी मैकबेथ सबसे बेहतरीन परिचारिका की भूमिका निभाती है। राजा डंकन कावडोर के थान यानी मैकबेथ के बारे में पूछता है, जो अभी तक मौजूद नहीं है। अपराध बोध से ग्रस्त मैकबेथ अपनी अंतरात्मा से जूझता है। उसे यकीन है कि उसे राजा डंकन को नहीं मारना चाहिए, फिर भी उसे खुद को उन सभी कारणों की याद दिलानी पड़ती है कि ऐसा करना गलत क्यों होगा। मैकबेथ अपने राजा की हत्या न करने का फैसला करता है, लेकिन लेडी मैकबेथ उसे हत्या न कर पाने के लिए नीचा दिखाती है, धमकी देती है कि अगर वह ऐसा नहीं करता तो वह उससे अपना प्यार छीन लेगी। इस धमकी से मैकबेथ जीत जाता है और लेडी मैकबेथ राजा डंकन को उनकी नींद में ही मार डालने की अपनी योजना की रूपरेखा तैयार करती है, जब वह उनके महल में मेहमान होते हैं। तो यहीं पर जो है एक्ट फर्स्ट जो है खत्म हो जाता है। एक्ट सेकंड में क्या है? बैंको और बेटा फ्लेंस मैकबेथ के महल में पहुंचते हैं। बैंको और बेटा फ्लेंस, उसके बेटे का नाम है फ्लेंस, FLEANC, पहुंचते हैं मैकबेथ के महल में और क्या करते हैं? पहुंचते हैं। बैंको 3 चुड़ैलों की भविष्यवाणी से परेशान है और मैकबेथ को यह बताता है। मैकबेथ 3 चुड़ैलों को गंभीरता से नहीं लेने का नाटक करता है। बैंको से यह जानने के बाद
कि राजा डंकन सो रहे हैं। मैकबेथ अकेले ही एक काल्पनिक खंजर का पीछा करते हुए राजा डंकन के शयन कक्ष तक जाता है, जहां वह उसे सोते हुए ही मार देगा। लेडी मैकबेथ ने राजा डंकन के सुरक्षा कर्मियों को नशीला पदार्थ खिला दिया है, जिससे मैकबेथ बिना किसी चुनौती के राजा डंकन को मार सकता है। लेडी मैकबेथ को राजा को मारना था, लेकिन उसके दिवंगत पिता से उसकी समानता के कारण मैकबेथ ने यह काम कर दिया। घंटी बजने से लेडी मैकबेथ डर जाती है और मैकबेथ भी घबरा जाता है, लेकिन वह घोषणा करता है कि उसने वास्तव में राजा डंकन को मार दिया है। मैकबेथ ने बताया कि दोनों पहरेदारों ने चिल्लाकर कहा हत्या, और बाद में भगवान हमारा भला करे। पहले कहा हत्या, फिर बाद में उसने क्या कहा, गॉड ब्लेस अस। मैकबेथ घोषणा करता है कि दो गार्ड जो है चिल्लाए तो हत्या यानी मर्डर, और फिर कहा भगवान भला करे। लेडी मैकबेथ ने अपने पति से कहा कि ऐसी बातों पर चिंता न करें, और तथ्य यह है कि उनकी अंतरात्मा ने उन्हें आमीन कहने से रोक दिया है। तथ्य यह है कि उनकी आत्मा ने आमीन कहने से AMEN आमीन कहने से रोक दिया है, जैसा कि पहरेदारों में से एक ने कहा था। क्या कहा था? जैसा कहा था। लेडी मैकबेथ अपने पति से कहती है कि थोड़ा पानी उनके अपराध बोध को धो देगा, और जब बाद में दस्तक सुनाई देती है तो दोनों अपने शयन कक्ष में चले जाते हैं। मैकडफ कौन आता है? मैकडफ MACDUFF। मैकडफ आता है, लेनोक्स आता है, LENNOX। लोनेक्स जो है आखिरी दृश्य में दस्तक का स्रोत है। मैकबेथ के महल में पहुंचते हैं मैकडफ और लोनेक्स। राजा डंकन की मौत की खबर सुनकर मैकबेथ के महल में सभी तक पहुंचती है। लेडी मैकबेथ बेहोश हो जाती है और मैकबेथ गुस्से में दो शराबी गार्डों को मार देता है, यह दावा करते हुए कि उन्होंने स्पष्ट रूप से उनके राजा को मार डाला है। इन कार्रवाइयों ने मैकबेथ और लेडी मैकबेथ को संदेह से मुक्त कर दिया। राजा डंकन के बेटों मैल्कम और डोनल्बेन, कौन राजा है? डोनल्बेन, DONALBAIN। डोनल्बेन छोटा है और मैल्कम MALCOLM। डोनल्बेन को पेश किया जाता है। दोनों ही लोग अपने खिलाफ एहतियात के तौर पर मैकबेथ के महल से समझदारी भरा फैसला करते हैं, भागने का। इधर क्या होता है, मैल्कम इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाता है, डोनल्बेन आयरलैंड के लिए। बड़ा वाला बेटा मैल्कम इंग्लैंड के लिए, छोटा वाला डोनल्बेन आयरलैंड के लिए। रॉस एक वृद्ध व्यक्ति से बात करता है जो स्कॉटलैंड में हो रही विभिन्न अप्राकृतिक गतिविधियों का वर्णन करता है। संभवतः यह प्रकृति के स्वयं से युद्ध के विषय के लिए सबसे महत्वपूर्ण दृश्य है, जो एक राजा की मृत्यु से प्राकृतिक व्यवस्था के अस्त व्यस्त होने के विचार से संबंधित है, जो इस पूरे नाटक में एक प्रचलित विषय है। हमें पता चलता है कि राजा डंकन के दो बेटे भाग गए हैं, जिससे मैकबेथ को स्कॉटलैंड का नया राजा बना दिया गया है। मैकडफ, जो बाद में मैकबेथ के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसने स्कोन में मैकबेथ के राज्याभिषेक को ठुकरा दिया। कहाँ? स्कोन में। कहाँ ठुकरा दिया? स्कोन में राज्याभिषेक को 5 इंस्टीड। उसने कहा कि भाई स्कोन में नहीं होगा राज्याभिषेक, इसके बजाय फिक चला गया। और कहाँ चला गया वो? FIFE। कहाँ चला गया था वो मैकडफ? वो चला गया था मैकडफ FIFE और स्कोन में ठुकरा दिया। इस दृश्य में स्कॉटलैंड के लिए बढ़ती निराशा का स्वर शुरू होता है। तो ये तो एक्ट हुआ 2। तीसरा एक्ट चालू होता है। बैंकों को डर है कि 3 चुड़ैलों की भविष्यवाणियां सच हो रही हैं, और वह यह सवाल कर रहा है कि क्या मैकबेथ ने उसके लिए सबसे बड़ी गलती की है, या उसने भविष्यवाणी को सच बनाने के लिए राजा डंकन की हत्या की है। मैकबेथ से मिलते समय मैकबेथ लगातार बैंकों से उसकी और उसके बेटे की यात्रा योजनाओं के बारे में पूछता रहता है। अकेले मैकबेथ को डर है कि बैंकों के बेटों की वजह से उसका वंश ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। सिर्फ वही स्कॉटलैंड का राजा बनेगा, उसके बेटे नहीं,
जिनकी जगह बैंकों के वंश से के लोग ले लेंगे। मैकबेथ कई हत्यारों को गुप्त रूप से बैंकों और फ्लेंस की हत्या करने की व्यवस्था करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भविष्य में बैंकों के नहीं बल्कि उसके बेटे ही राजा बनेंगे। लेडी मैकबेथ और मैकबेथ एकांत में बात करते हैं। मैकबेथ फिर से अपराध बोध से ग्रस्त है जिसके बारे में हमने सोचा था कि वह गायब हो गया होगा। लेडी मैकबेथ के संकल्प को मजबूत करने का प्रयास करती हैं। और क्या कहती हैं लेडी मैकबेथ? प्रयास करती हैं, हत्यारों ने बैंकों को मार डाला लेकिन उसका बेटा फ्लेंस बच निकला। वो कहती हैं घबराओ नहीं, हत्यारों ने बैंकों को मार डाला लेकिन उसका बेटा जो फ्लेंस था FLEANC वो एस्केप्ड एंड सर्वाइव, जो बच निकला। 3 चुड़ैलों की भविष्यवाणी कि बैंकों के बेटे राजा बनेंगे मैकबेथ द्वारा विफल नहीं की जा सकी। मैकबेथ और एक महिला अपने महल में मौज मस्ती कर रहे हैं। पहला हत्यारा आता है यह घोषणा करते हुए कि बैंको मर चुका है लेकिन फ्लेंस जीवित है। मैकबेथ को तुरंत उसके परिणामों का एहसास होता है, उसके वंशज राजा नहीं बन सकते। ऐसा एहसास होता है, मतलब उसे एहसास होता है मैकबेथ को कि हमारे वंशज राजा नहीं बन सकते। मैकबेथ को अपनी पार्टी में बैंकों का भूत दिखाई देता है जिसके कारण लेडी मैकबेथ अपनी पार्टी जल्दी ख़त्म कर देती है। कौन? लेडी मैकबेथ अपनी पार्टी जल्दी ख़त्म कर देती है ताकि मैकबेथ की मानसिक स्थिति और हाल की घटनाओं यानी राजा डंकन की उनके महल में अतिथि के रूप में मृत्यु, तो हाल की मानसिक स्थिति और हाल की घटनाओं में उनकी भूमिका के बारे में और अधिक संदेह न हो। मैकबेथ खून से लथपथ होने के बारे में अपना प्रसिद्ध भाषण देता है ताकि हत्या करना बंद किया जा सके। भाषण देता है ताकि हत्या करना बंद किया जा सके। हिकेट जो स्पष्ट रूप से तीन चुड़ैलों पर नियंत्रण की स्थिति में है अपने अधीनस्थों को मैकबेथ की मदद करने को कहती है। हिकेट जो इंस्ट्रक्ट्स दी 3 विच 3 चुड़ैलों को रोकती है प्रिपरेशन फॉर हर प्लान टू सी इल्यूजन एंड 3 प्लान धोखा दिया है उसके प्लान ने। तो ये होता है मैकबेथ के खिलाफ चुड़ैलों की भविष्यवाणियां अपने स्वामी को खुश करने के लिए उत्सुक तीनों चुड़ैलियां उत्सुकता से तैयारी करती हैं। जैसा उन्हें बताया जाता है वैसा ही करती हैं तीनों चुड़ैलियां हिकेट के कहने पर। और इस वाले एक्ट में हम देखते हैं कि लोनोक्स और लॉर्ड अपने राज्य के मामलों पर चर्चा करते हैं। उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि मैकबेथ से लड़ने के लिए इंग्लैंड में एक सेना बनाई जा रही है। लोनोक्स और लॉर्ड के बारे में जब बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, अपने राज्य के मामलों पर चर्चा करते हैं। तो ये तो एक्ट हुआ 3। एक्ट 4 देखिएगा। नाटक में एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है एक्ट 4 में। जिस तरह 3 चुड़ैलों ने एक्ट 1 सीन 3 में मैकबेथ के राजा बनने की भविष्यवाणी की थी, एक्ट 1 और सीन 3 में भविष्यवाणी की थी, उसी तरह यहाँ वे 3 प्रेत यानी भूत के साथ उसके पतन की भविष्यवाणी करती हैं। पहला प्रेत उत्सुक मैकबेथ को बताता है कि उसे मैकडफ से डरना चाहिए, मैकडफ से सावधान रहो। 5 के थानेदार क्या कहता है? बिवेयर मैकडफ, बिवेयर द थेन ऑफ 5, मैकडफ से सावधान रहिएगा, 5 के थानेदार से सावधान रहो। मैकडफ कहाँ का थानेदार है? 5। ये कौन बताता है? ये भविष्यवाणी पहला प्रेत करता है। दूसरा प्रेत मैकबेथ को आश्वस्त करता है कि कोई भी महिला मैकबेथ को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। द सेकेंड ऑपरेशन APPARITIO, दूसरा भूत कहता है कि नन ऑफ वुमेन बॉर्न सेल हार्म मैकबेथ, मतलब कोई भी महिला मैकबेथ को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। कहने मतलब महिला के द्वारा जन्मा हुआ व्यक्ति जो है उसको हानि नहीं पहुंचाएगा। नन ऑफ वुमेन बॉर्न, हानि नहीं पहुंचाएगी। और तीसरा प्रेत मैकबेथ को बताता है कि उसे तब तक डरने की कोई बात नहीं है जब तक कि ग्रेट बिर्नम वुड उसके महल के पास ऊंची डनसिनेन पहाड़ी पर नहीं चला जाता। तीसरा भूत बताता है, द थर्ड एपरेशन टेल्स मैकबेथ ही हैज नथिंग टू फियर
until ग्रेट बिरनम BIRNAM, जो महान ग्रेट बिरनम वुड है, मूव्ड टू हाई डंसिनेम हिल, ऊंची डेंसिनेन पहाड़ी पर नहीं चला जाता, तब तक जो है उसको कोई जो है डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैकबेथ स्वयं को मैकडफ से बचाने के लिए उसे मारने का निर्णय लेता है, जो 5 का थानेदार है, तथा ऑपरेशन के शब्दों का अर्थ यह लेता है ऑपरेशन के शब्दों का अर्थ यह लेता है कि वह सभी मनुष्यों से सुरक्षित है, क्योंकि वे सभी प्राकृतिक रूप से पैदा हुए हैं, तथा केवल पास के जंगल का उसके महल की ओर चले जाना, जो कि एक अप्रत्याशित घटना है, कि उसके विनाश का कारण बनेगा। इसके बाद मैकबेथ बैंकों के वंशजों के बारे में जानना चाहता है, जिससे उसे गुस्सा आता है कि वह अभी भी स्कॉटलैंड पर मैकबेथ के वंशजों के बजाय शासन करेंगे। मैकबेथ को पता चलता है कि वह मैकडफ को नहीं मार सकता, इसीलिए उसके पूरे परिवार की हत्या करवा देता है। लेडी मैकडफ का स्वागत रॉस द्वारा किया जाता है। लेडी मैकडफ इस बात पर अपना गुस्सा जाहिर करती हैं कि मैकडफ ने उसे बिना किसी कारण के छोड़ दिया है। मैकडफ वही जिसको मैकबेथ की मृत्यु होगी, जबकि उसकी नज़र में मैकडफ ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके कारण से उसे भागना पड़े। मैकडफ ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसके कारण उसे भागना पड़े। रॉस चला जाता है और लेडी मैकडफ अपने बेटे को बताती है कि उसके पिता मर चुके हैं और गद्दार थे। एक संदेशवाहक लेडी मैकडफ को भागने की चेतावनी देता है, लेकिन मैकबेथ के हत्यारे लेडी मैकडफ के बेटे को मारने में सफल हो जाते हैं। यह दृश्य लेडी मैकडफ के अपनी जान बचाने के लिए भागने के साथ समाप्त होता है। मैल्कम और मैकडफ चर्चा करते हैं कि मैकबेथ के शासन में स्कॉटलैंड किस तरह निराशा में डूबा हुआ है। मैल्कम मैकडफ की ईमानदारी की परीक्षा लेता है और खुद को शासन के लिए अयोग्य बताता है। मैल्कम द्वारा मैकडफ को उसकी वासना और लालच के बारे में लगातार घटिया वर्णन करके घृणा करने के बाद मैल्कम से कहता है कि मैकबेथ की तरह वह भी स्कॉटलैंड पर शासन करने के योग्य नहीं है। यह सुनकर मैल्कम खुश होता है और समझाता है कि वह झूठ बोल रहा था। उसने मैकडफ की ईमानदारी की परीक्षा लेने के लिए खुद का इतना नकारात्मक वर्णन किया था। हमें पता चलता है कि मैकबेथ को हराने के लिए एक बड़ी सेना इकट्ठा हो रही है। तो यहीं पर वो ख़त्म हो जाता है अध्याय नंबर 4। अब 5वां अध्याय शुरू होता है। 5वें अध्याय में लिखा है कि लेडी मैकबेथ जो है स्पष्ट लेडी मैकबेथ का जो इंसैनिटी है, जो उसका पागलपन है, वो स्पष्ट हो जाता है। हर डॉक्टर एंड जेंटलमैन डिस्कस लेडी मैकबेथ से स्लीपिंग वॉकिंग। उसका डॉक्टर और जो जेंटल वुमेन है वो डिस्कस करते हैं लेडी मैकबेथ की जो स्लीपिंग वॉकिंग, चलते हुए सोने की दशा, एंड टॉकिंग टू हरसेल्फ, एंड स्वयं को बताते हैं। एंड देन वी द ऑडियंस सी दिस फॉर आवर सेल्वेज, और चर्चा करते हैं और उसके बारे में ऑडियंस लोग सुनते हैं। आगे मतलब 5वें से शुरू हो जाता है। लेडी मैकबेथ के डॉक्टर वगैरह बताते हैं कि भैया ये पागल हो गई है, स्लीपिंग वॉकिंग कर रही है ना। लेडी मैकबेथ अपना प्रसिद्ध भाषण देती है कि वह अपने हाथों पर लगे खून यानी अपने अपराध को नहीं मिटा सकती, जो यह दर्शाता है कि उसके दोषी विवेक को दबाने की उसकी लड़ाई पूरी तरह से विफल हो गई है। किसको दबाने की? सप्रेस और गिल्टी कॉन्शियस विवेक, ये वाला है, वो नाम नहीं है। हर फेल्ड कम्प्लीटली, पूर्ण रूप से फेल हो गई। अरब के सभी छोटे हाथ को मीठा नहीं कर सकते। All the perfumes of Arabia cannot sweeten this little hand. मैकबेथ के दुश्मन जो हैं डनसिनेन में कहाँ जमा होते हैं? डनसिनेन, DUNSINANE। डनसिनेन में उसके महल के पास इकट्ठा होते हैं, जबकि मैकबेथ अपने महल को मजबूती से मजबूत कर रहा है। हमें पता चलता है कि स्कॉटलैंड पर मैकबेथ का नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मैकबेथ अपने दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है।
इस भविष्यवाणी के साथ कि वह तभी पराजित होगा जब पास के बिरनम वुड उसके महल पर हमला करेंगे। बिरनम वुड, कौन हमला करेगा? बिरनम वुड, BIRNAM, बिरनम वुड जो है भविष्यवाणी उसके महल पर हमला करेगा। मैकबेथ को अब पता चलता है कि उसके खिलाफ 10,000 की सेना है। सैटन इस बुरी खबर की पुष्टि करता है। कौन? सैटन। सैटन एक व्यक्ति है जो इस खबर की पुष्टि करता है। उसके खिलाफ 10,000 की सैटन इस बुरी खबर की पुष्टि करता है और मैकबेथ अपने कवच को पहनकर बिरनम वुड की भविष्यवाणी को एक बार फिर से सांत्वना के स्रोत के रूप में याद करते हुए अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अपने वफादार सैनिकों को अपने चारों ओर जमा कर अपने वफादार नौकरों को चारों ओर जमा कर मैल्कम प्रत्येक व्यक्ति को पास के बिरनम वुड से एक शाखा तोड़ने का आदेश देता है। कौन? मैल्कम। क्योंकि अब उसकी सेना बिरनम वुड की छतरी के नीचे छिपी हुई डांसिनानो में मैकबेथ के महल की ओर बढ़ रही है। कहाँ बढ़ रही है? डांसिनानो, अम्ब्रेला ऑफ बिरनम वुड के नीचे जो है मैकबेथ के महल की ओर बढ़ रही है, जो डांसिनोन में है, DUNSINAN बढ़ रही है। मैकबेथ अपने शत्रुओं की संख्या पर हंसता है। उसे बिरनम वुड की भविष्यवाणी पर पूरा भरोसा है और साथ ही उसे इस बात का भी पूरा भरोसा है कि उसकी किलेबंदी किसी भी आक्रमण को हंसी में उड़ा देगी। बाद में हमें एक महिला की चीख सुनाई देती है, जिसे पता चलता है कि लेडी मैकबेथ मर चुकी हैं। मैकबेथ ने इस खबर को ठंडे दिमाग से खारिज कर दिया कि उसका एक समय का सबसे प्रिय चक्र यानी पूरी उदासीनता के साथ मर चुका है। मैकबेथ को पता चलता है कि बिरनम वुड, या यूं ही कहें कि मैल्कम की सेना उसके महल पर हमला कर रही है। इसका मतलब समझते हुए मैकबेथ फिर भी अपने भाग को पूरा करने के लिए निकल पड़ता है। मैल्कम के आदमी अपने पत्तेदार छद्म आवरण उतार देते हैं और युद्ध शुरू कर देते हैं। मैकबेथ लड़ता है, सिवार्ड उसे मार देता है। मैकबेथ जो है क्या करता है? लड़ता है। मैकबेथ लड़ता है, फाइट सिवार्ड किलिंग हिम, सिवार्ड उसे मार देता है। मैकबेथ का सामना मैकडफ से होता है, एक ऐसा आदमी जिससे वह जानबूझकर दूर रहता है और जिससे वह लड़ने से इनकार कर देता है। मैकबेथ ने प्रसिद्ध रूप से कहा था कि उसने एक आकर्षक जीवन जिया है और वह स्वाभाविक रूप से जन्मे किसी मनुष्य द्वारा मारा नहीं जा सकता। A man he has consciously avoided and one he refused to fight, मारा नहीं जा सकता। मैकडफ अब बताता है कि उसका जन्म सिजेरियन सेक्शन से हुआ था। कैसे हुआ था? सिसेरियन, CAESARIN, सिजेरियन सेक्शन से हुआ था और दोनों पुरुषों के बीच लड़ाई होती है। मैकबेथ मर जाता है और जब वेलकम को स्कॉटलैंड के नए राजा के रूप में सम्मानित किया जाता है तो व्यवस्था बहाल हो जाती है और इस तरीके से ये नाटक जो है एंड हो जाता है। अगला इसमें देखते हैं मैकबेथ के नाटक के बारे में आलोचनात्मक जो तथ्य हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इनके बारे में चर्चा करते हैं। मैकबेथ के बारे में कैंपबेल ने लिखा है। किसने लिखा है? कैंपबेल साहब ने। चलो कमेंट वाले तो बाद में चर्चा, आलोचनात्मक क्रिटिकल ओपिनियंस अबाउट द प्ले मैकबेथ के बारे में कल देखते हैं अगले पीरियड में। थैंक्स।